गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तब आज का जो क्वेश्चन सेशन है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका मॉडर्न से है। हैदर अली के संबंध में गलत कथन का चयन करें। हैदर अली को आपने पढ़ा होगा, मैसूर अगर पढ़ा होगा, एंग्लो मैसूर बार अगर पढ़ा होगा तो इसको पढ़ा होगा। गलत कथन का चयन करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके सामने है ए, उसने बादशाह अथवा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बिल्कुल सही है। उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण किया, ये भी सही है। 1760 में वह मैसूर का दलबई बना, ये भी सही है। वो मैसूर का दलबई बनता है 1760 में, ये बिल्कुल सही है। तो आपके सामने जो विकल्प है उसमें ये आपको पता होगा कि हैदर अली एक सैनिक के रूप में अपना कार्य शुरू करता है और कुछ ही दिनों में मैसूर का दलबई बन जाते हैं। दलबई कहने का मतलब हुआ जो मराठा व्यवस्था में, मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में जो वैल्यू पेशवा का था वही वैल्यू मैसूर प्रशासनिक व्यवस्था में दलबई का है। ठीक है, पहले दलबई नंदराज हुआ करता था, नंदराज को हटाकर कौन बना? हैदर अली बना, और देखते ही देखते मैसूर का सर्वोसर्वा बन गया। लेकिन उसने सुल्तान या बादशाह की उपाधि धारण नहीं की। उसने डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण किया, ये भी सही है, लेकिन उसने अपने सिक्के पर हाथी का चित्र अंकित करवाया, ये गलत है। याद रखिएगा कि सोना और तांबे का सिक्का हैदर अली के काल का भी मिलता है और टीपू सुल्तान के काल का भी मिलता है। हैदर अली का ही उत्तराधिकारी कौन है? टीपू सुल्तान है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि टीपू सुल्तान के सिक्के पर क्या हुआ है, कई विभिन्न मुद्राओं में हाथी का अंकन हुआ है या झंडा के बीच स्टार का अंकन हुआ है, लेकिन हैदर अली के तांबे और सोने के सिक्के पर शिव, पार्वती और विष्णु के चित्र का अंकन हुआ है, इसलिए ये गलत है। कौन? डी। याद रखिएगा, हैदर अली के सिक्के पे शिव का चित्र बना हुआ है, विष्णु का चित्र बना हुआ है, पार्वती का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन था? आपको ये मालूम होगा, अगर आपने पढ़ा होगा पुर्तगीज कंपनी को, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब डचों का भारत आगमन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन होता है, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पुर्तगीज टिक नहीं पाते। तो क्या हुआ, भारतीय व्यापार से वो बेदखल हो जाते हैं। लेकिन गोवा, दमन दीप, नागर, दादर व नागर हवेली, ये गोवा दमन दीप 1900 कब तक? अबाउट 61 तक ये पुर्तगालियों के अधीन रहा है ना। तो 1961 में ये क्या होता है, यहाँ पुर्तगाली यहाँ से विस्थापित होते हैं, है ना। तो याद रखना है क्या, इसमें जो आंसर होगा कौन सा होगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। गोवा भी है, दमन भी है, दीप भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? बंदीबास का युग 1760 सही है। दूसरा जो आपके सामने विकल्प है वो कौन है? दूसरा, नादिर शाह का आक्रमण 1739 दिल्ली पर आक्रमण करता है, मालूम है, सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेज कौन? मराठा, सही है, 1761। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण पूछ रहे हैं, तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण जो रहा 1757 में नहीं हो रहा है, बल्कि इसका फर्स्ट आक्रमण जो हो रहा है 1748 में हो रहा है। उस वक्त मोहम्मद शाह ही शासक हुआ करता था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरु गोविंद सिंह की लिखित एक पत्र है जिसमें उन्होंने औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की है? आपके सामने जो भी विकल्प है, ए विचित्र चित्र, बी चंडी दरबार, सी जप साहिब और डी जाफरनामा, ये सभी रचना गुरु गोविंद सिंह की है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो विचित्र चित्र है ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, चंडी दरबार, जप साहिब, ये भी गुरु गोविंद सिंह की ही रचना है। लेकिन जफरनामा जो है एक पत्र है जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की नीतियों की आलोचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श को लोकप्रिय बनाया? है ना।
याद कीजिए, पेशवा के पावरशिप की शुरुआत बालाजी विश्वनाथ के काल से ही हो रही है। ठीक है, आपके सामने विकल्प है बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव और डी बाजीराव द्वितीय। तो इसमें आप याद कीजिएगा कि जो पेशवा बनता है बाजीराव फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ के बाद, ये हिंदू पद पातशाही के आदर्श को चरितार्थ करता है। ये चाहता है कि मुगलों के अगेंस्ट मराठों का सहयोगी हिंदू शासक करें। यही वजह है इसने छत्रपति शिवाजी की नीति को आत्मसात किया और हिंदू पद पातशाही के सिद्धांत को क्या किया, लोकप्रिय बनाया, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, 9 फरवरी 1757 में हुए अलीनगर की संधि, जो ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच हुआ, उस पर ब्रिटिश की ओर से हस्ताक्षर किसने किया? याद कीजिए उस वक्त, खासकर घटना ब्लैक होल की घटना याद होगी, आपने इसे पढ़ा होगा और मैंने क्वेश्चन में भी इसको किया है ना। तो जब नवाब को ढेर सारी शिकायतें मिल रही थी कंपनी के अगेंस्ट सिराजदौला को, तो सिराजदौला ने डिसीजन लिया भाई कि क्या बंगाल स्थित जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है उससे उसे निष्कासित कर दिया जाए। तो सिराजदौला ने क्या किया, हुगली क्या कहता है फोर्ट विलियम, इस पे क्या किया, अधिकार कर लिया। पुनः क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में संघर्ष होता है और दोनों ने क्या किया कि कलकत्ता पे अधिकार कर लिया, हुगली पे अधिकार कर लिया और नवाब को अलीनगर की संधि के लिए बाध्य करता है। अलीनगर कलकत्ता का ही नाम है, याद रखिएगा। लेकिन इस संधि पे हस्ताक्षर करने वाला कौन है? इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था वाटसन ने। अगला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखें, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जमींदारी इस्तेमारी का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया? आपके सामने विकल्प है फिलिप फ्रांसिस, जॉन सोर, अलेक्जेंडर डफ एंड जेम्स ग्रांट। आप यहाँ पे कई बार क्वेश्चन कई तरीके से पूछा है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि अक्सर पूछता है जमींदारी व्यवस्था को मतलब कि देने का श्रेय किसे जाता है, जमींदारी व्यवस्था बंगाल में किसने लागू किया, अस्थाई बंदोबस्त। तो आप आंसर में क्या बताते हैं, कॉर्नवालिस बताते हैं। ठीक है, कितने परसेंट भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था, ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था लागू हुई या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया? तो 19% भूभाग पर, 19% भूभाग पर। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, याद है। इस जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में विचार जो हो रहा था, वो विचार करने वाले विद्वान फिलिप फ्रांसिस भी थे, जॉन सोर भी थे, अलेक्जेंडर डफ भी थे और जेम्स ग्रांट भी थे। ये सभी के सभी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस खुद भी जमींदार परिवार से आता था, तो जमींदारी व्यवस्था पे उसे विश्वास क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो जनरली ये देखा जाता है कि जमींदारी व्यवस्था पे उससे अगर विश्वास है तो उसने जमींदारी व्यवस्था को ही क्या किया, बंगाल में लागू कर दिया, है ना। एक सेकेंड। हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्या कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जमींदारी या इस्तेमारी का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया? आप याद कीजिएगा, मैं ये बात कर रहा था कि ये जो विचार था ये फिलिप फ्रांसिस, जॉन सोर, अलेक्जेंडर डफ और जेम्स ग्रांट ये सभी दे रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और साथ में ये बता रहा था कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रिटिश भारत की कितने परसेंट भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था, तो याद रखिएगा ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, है ना। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में गलत कथन का चयन करें। अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। आपके सामने विकल्प जो है ए, इस व्यवस्था में लगान वसूली का 11वां भाग जमींदारों के लिए सुनिश्चित था। याद कीजिएगा, ऊंची बोली के आधार पे ही क्या था, जमींदारी अलॉट किया गया था, है ना। और ये प्रावधान था कि लगान का 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, ब्रिटिश को मिलेगा, और 11% किसको मिलेगा, जमींदार को मिलेगा। इसका मतलब ये सही है। सुरजात सिद्धांत के तहत जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो सकती थी नहीं, चूंकि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था में जमीन के मालिकाना हक का ट्रांसफर किसके पास, जमींदार के पास हो गया। क्यों? चूंकि जमींदार को ये राइट था कि वो किसानों को जमीन से बेदखल कर सकता था, उसकी जमीन की नीलामी कर सकता था, बशर्ते कि वो लगान की अदायगी नहीं करता है। लेकिन ये भी नियम था कि अगर जमींदार फिक्स टाइम पर लगान की अदायगी नहीं करते हैं तो उनकी जमींदारी क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। ये भी सही है। इस व्यवस्था में दूरबासी जमींदार वर्ग का जन्म हुआ। इस व्यवस्था में दूरबासी जमींदार वर्ग का जन्म हुआ। ये दूरबासी जमींदार कौन? दूरबासी जमींदार वो हैं जिनका कृषि से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। ठीक है, चूंकि इस व्यवस्था में पुराने जमींदार नहीं टिक पाए, नवाबकालीन जमींदार, मुगलकालीन जमींदार नहीं टिक पाए, तो इसमें व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग जिनके पास पूंजी थी, निवेश करना चाहते थे जमींदारी में ही, उन्होंने पूंजी का निवेश किया। उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लगान की वसूली करना, मुनाफा कमाना। कृषि के डेवलपमेंट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो ये टर्म उनके लिए आया क्या, दूरबासी जमींदार वर्ग। ये भी सही है। डी विकल्प जो है, इस व्यवस्था में लगान की दर जमींदार तथा उनके उत्तराधिकारियों के लिए सुनिश्चित नहीं था। नहीं, ये सुनिश्चित था, चूंकि ये राइट उन्हें वंशानुगत रूप में मिलता है। चूंकि अगर वो निश्चित टाइम पे लगान की अदायगी करते रहेंगे तो ये फिक्स लगान ही है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। वो आगे उनके उत्तराधिकारी भी अगर लगान देते रहते हैं, उनकी जमींदारी बरकरार रहेगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी। गलत है कौन? तो डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने महलबाड़ी व्यवस्था का विचार दिया। ये क्वेश्चन आपका है महलबाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है, किसने महलबाड़ी व्यवस्था का विचार दिया? आपके सामने विकल्प है ए एलिफिस्टन, बी मुनरो, सी मार्टिन बोल्स और डी हॉल्ट मैकेंज। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। याद कीजिए, एलिफिस्टन और मुनरो का संबंध रैयतबाड़ी बंदोबस्त से है, ये तो होगा नहीं। तब महलबाड़ी बंदोबस्त, आपने अगर पढ़ा होगा महलबाड़ी बंदोबस्त तो ये पता होगा कि महलबाड़ी बंदोबस्त कहाँ, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था, है ना। और इस महलबाड़ी व्यवस्था का सिद्धांत जो दिया था उसका नाम था क्या, हॉल्ट मैकेंज। हॉल्ट मैकेंज ने ही महलबाड़ी व्यवस्था का सिद्धांत दिया, महलबाड़ी व्यवस्था का विचार दिया। और तब मार्टिन वर्ड्स के अनुसार क्या हुआ, महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। आप पढ़ते क्या है, बर्डे योजना के तहत महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। विचार हॉल्ट मैकेंज ने दिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखें तो आपके सामने है, किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अक्सर क्वेश्चन पूछता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या 1784 है ना। या ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, विलियम जोन्स, है ना। ये आपको मालूम है। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में। याद कीजिए 1784 में गवर्नर जनरल कौन, वारेन हेस्टिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी कर्जन और डी कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपके सामने ये 4 विकल्प है, आप याद कीजिए। भारत में प्राक ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के आगमन के पूर्व पुलिस व्यवस्था का संचालन कौन करता था। नगर में कोतवाल और ग्रामीण क्षेत्र में कौन, जमींदार। यही पुलिस व्यवस्था का काम किया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स है, नवीन थाना नाका की स्थापना हो गई, नवीन पुलिस सिस्टम का आगमन हो गया, दारोगा की नियुक्ति हुई, और सबसे पुलिस व्यवस्था के ऊपर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी था वो क्या कहलाया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाया। कहा जाता है कि इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन, कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, हर एक 400 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक थाना की व्यवस्था इसने दी थी। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस से पूछ रहा है, सिविल सेवा का जन्मदाता कौन, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड किसने दिया,
शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था कॉर्नवालिस कोड। किसने? कॉर्नवालिस ने 1700 कब 93 में दिया था कॉर्नवालिस कोड, है ना। या माने डिस्ट्रिक्ट को, जो मतलब उस वक्त जिला हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, कितना 36, उसको उसने 23 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर का रिक्रूटमेंट किया, जिसकी सैलरी 1500 रुपया निर्धारित की, है ना। कुल रेवेन्यू का 1% निर्धारित किया, कलेक्टर के पद को क्या बनाया, ग्लैमराइज कर दिया। तो ये सारा कार्य करने का श्रेय किसको जाता है? कॉर्नवालिस को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 12 है वो क्या है? सिविल सेवकों के ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आप याद कीजिए, पहले जो सिविल सर्वेंट भारत आते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, मनोनीत होते थे, बहुत अधिक मैच्योर्ड भी नहीं होते थे, कोई ट्रेनिंग का की व्यवस्था उनके लिए नहीं थी, ना तो ब्रिटेन में ना तो भारत में। वो भारत आते थे, भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते थे, निजी व्यापार में संलग्न हो जाते थे। वो अपनी कार्य दक्षता का बेहतर इस्तेमाल करें, इसी के लिए क्या हुआ, एक ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब? आपका 1800 ईस्वी में बेलेजली ने किया था, ठीक है। यानी इसकी स्थापना किसने की? बेलेजली ने की। लेकिन ब्रिटिशर्स को यह भी पसंद नहीं आया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। और तब क्या हुआ, हैलीबरी कॉलेज, ईस्ट इंडिया कॉलेज हैलीबरी, यानी लंदन में एक कॉलेज स्थापित हो गया। क्या? ईस्ट इंडिया कॉलेज हैलीबरी, कब? 1806 में। और ये प्रावधान दिया गया कि ऐसे सिविल सेवक जो ब्रिटेन से भारत आएंगे वो हैलीबेरी कॉलेज में 2 साल की ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद भारत आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में देने का श्रेय किसको? बेलेजली को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना के संदर्भ में अन्य ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किया है? ये याद रखिएगा, यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये बने कि किसने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में वर्णन किया, तो याद रखिएगा जितने भी विकल्प आपके सामने, दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, एम.जी. राणा डे और आर.सी. दत्त, इन सबों ने उनकी इकोनॉमिक नीति की आलोचना की है, यानी सभी ये जुड़े हुए हैं। लेकिन अन्य ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किसने किया? याद कीजिएगा, दादा भाई नेहरू जी ने एक पुस्तक की रचना की जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, धन पलायन का सिद्धांत दिया। और उस पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल इस लिटरेचर में किया गया, ठीक है। और आप ये भी थोड़ा याद रखिएगा, दादा भाई नेहरू जी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो संबद्धता है दादा भाई नेहरू जी की, इनकी संबद्धता किससे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से 1867, या भारतीय राजनीति के पितामह कहे गए कौन? दादा भाई नेहरू जी कहे गए। या ये आप कह सकते हैं राष्ट्रगोप्तार, जो मतलब साप्ताहिक था, उसके संपादक कौन? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें अगर, तो आपके सामने क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई? अभी अभी मैंने आपसे बात किया था, है ना, कि भाई अस्थाई बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू किया गया, है ना। और महलवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। इसका मतलब रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू किया गया, है ना। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर कहा? साउथ इंडिया में। याद कीजिए, रीड एंड मुनरो यही रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या है? जनक है। बंबई में एलिफिस्टन रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है वो आपका ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत की आलोचना की? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, इसी को आप कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, ठीक है। और ये सिद्धांत देने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड को जाता है ना। तो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत दिया गया कब? याद कीजिए, जब मैकाले मिनट आया, यानी 1835 का दौर, 1835। मैकाले मिनट में पहली बार ये क्लियर हो गया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में आधुनिक विषय की शिक्षा दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि उस वक्त राम मोहन राय भी यही चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में आधुनिक विषय की शिक्षा दी जाए, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक भी यही चाहते थे। जन शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन? लॉर्ड मैकाले भी यही चाहते थे। लेकिन तब समस्या ये उभरी कि शिक्षा किसको दिया जाए? सामान्य लोगों को दिया जाए, संपूर्ण भारतीयों को दिया जाए, विशिष्ट वर्ग को दिया जाए? अंततः निर्णय लिया गया कि शिक्षा विशिष्ट वर्ग के लोगों को दिया जाए,
ताकि अंग्रेजी शिक्षा उनसे छन छन कर आम लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी थी। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में एक आयोग का गठन किया गया चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, यह जांच करने के लिए कि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कितना हुआ है और इसमें सुधार के लिए क्या वो सिफारिश करते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया कब? 1854 में, और इसमें क्या किया गया? अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत की आलोचना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा जो आयोग है ये शिक्षा से रिलेटेड है। कौन? वुड डिस्पैच शिक्षा से रिलेटेड, हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और हर्टॉग कमीशन। ठीक है, आपको देखना है कि इनमें से जो आया उसके सामने जो गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम है वो सही है या नहीं है ना? याद कीजिए, थोड़ा सा इस पे मशक्कत करेंगे, आपका आंसर इजीली बन सकता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब? 1854। हंटर कमीशन का आगमन हुआ कब? 1882, है ना? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का आगमन कब हुआ? 1904। और हर्टॉग कमीशन का आगमन कब हुआ? हर्टॉग कमीशन ये आपका आया 1929 में, है ना? अब आप सोच सकते हैं, डलहौजी के काल में चार्ल्स वुड डिस्पैच सही है, लॉर्ड रिपन का ये काल है सही है, 1904 कर्गन का काल है ये भी सही है, लेकिन हर्टॉग कमीशन 1929, उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करता था कौन? वायसराय कौन? लॉर्ड इरविन हुआ करता था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि ये भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? ये याद कीजिएगा, आपको ये मालूम होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, है ना? आपने लक्ष्मी सिंघवी का नाम सुना होगा, विधिवेत्ता हुआ करते थे, उन्हीं के परामर्श पर ये जो 26 नवंबर है इसको विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जब अंबेडकर का 125वीं वर्षगांठ था तो एक विशेष अधिवेशन के तहत ये प्रावधान दिया गया, यानी ये मतलब कि सुनिश्चित किया गया कि इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना? तो 26 नवंबर को ही क्या है? संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान के बारे में ये विरोधाभास बना रहा है कि भाई भारतीय संविधान संघात्मक है, भारतीय संविधान एकात्मक है। आखिर क्या है भारतीय संविधान, है ना? सामान्य तौर पे देखा जाए तो भारतीय संविधान परिसंघात्मक ही दिखता है ना? संघात्मक की ओर थोड़ा झुकाव जरूर दिखता है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं या प्रवृत्तियां भी भारतीय संविधान में आपको देखने को मिल जाती हैं। नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम द्वैत शासन की बात करते हैं, केंद्र राज्य शक्ति के विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, या संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं, ये भारतीय संविधान की क्या संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। लेकिन जब वही एकल नागरिकता की बात करते हैं, एकीकृत न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो एकात्मक स्वरूप ही क्या है? परिलक्षित हो जाता है। इसका मतलब है संघीय बहुत सही नहीं होगा, बी एकात्मक कहना ही बहुत सटीक नहीं होगा, संसदीय कहना ही बहुत सटीक नहीं होगा। तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ये इनमें से ज्यादा सटीक प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आप याद कीजिए 1976 को, 1976 42वां संविधान संशोधन, और इस 42वें संविधान संशोधन में ही क्या समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड कर दिया गया, है ना? इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, जस्ट 26 नवंबर अभी हमने पढ़ा है, अंगीकृत किया गया। ये तो आप प्रस्तावना में भी देखते हैं कि ये शब्द लिखा हुआ है कब? 26 नवंबर 1949 को, है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 आपके सामने है वो क्या कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
आपके सामने विकल्प के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय है, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। अब आपको देखना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपका संविधान सर्वोच्च है। क्यों? संविधान क्यों सर्वोच्च है अगर पूछता है तो क्या कहा जा सकता है कि संविधान सर्वोच्च है? याद कीजिए आप कि संविधान ही देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है ना। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने जो है ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ये क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा के मेंबर से। विकल्प ए क्या है? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किस रूप में आए थे, है ना। क्या नामित थे या चयनित थे? याद कीजिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, जनता ने वोट देकर उन्हें नहीं चुना है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा वो चुने गए हैं। इसका मतलब वो चयनित हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चयनित है, ध्यान रखिएगा। और इनका चुनाव कौन कर रहा है? ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, है ना। संविधान सभा के मेंबर कौन? 389 मेंबर निर्धारित किए गए। तत्कालीन भारत की जनसंख्या के आधार पर ये मतलब कि संविधान सभा के सदस्यों को सुनिश्चित किया गया था, जिसमें शामिल कौन होगा? ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, देशी रियासत के प्रतिनिधि और क्या आपका कमिश्नरी मतलब कि प्रांतों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 आपके सामने है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि भारत के संविधान केंद्र और राज्यों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पे आधारित है ना। केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित किस योजना पे आधारित है? पूछ रहा है भारत के संविधान के संदर्भ में, है ना। तो आपको तो ये पता ही है कि भारत के संविधान का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है ना। और याद कीजिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही विषयों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और क्या समवर्ती सूची के रूप में हुआ। अब शेष शक्तियां किसके हाथ में होगी? गवर्नर जनरल के हाथ में होगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार नियम 1935। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन को चुनना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ठीक है। ये आपको कथन सही है चुनना है। तो लगता है ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही क्या हुआ था कि आपका संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। बी अगर देखें, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। याद कीजिए जब विभाजन हुआ तो फिर पाकिस्तान का एरिया अलग हो गया, है ना, भारत अलग हो गया। दूसरी बात, जो फर्स्ट अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और ये देशी रियासत ने अपने भविष्य का फैसला किया ही नहीं, ये दोनों अनुपस्थित ही रहे थे। सी, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 में हुआ था, नहीं 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। जनवरी 1947 में नहीं, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, इसका मतलब है। और डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया, बल्कि भारत का संविधान कब, हम देखते क्या है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखें तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है?
किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए आपका उद्देशिका है, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी क्या है? मूल कर्तव्य है। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना, उद्देशिका, क्या इसे ही संविधान की क्या कही गई? आत्मा कही गई, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय की बात किसमें की गई है? ठीक है, आप याद कीजिए, संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में आर्थिक न्याय का उपबंध दिया गया है ना। यानी हमारा आंसर क्या होगा? आपके सामने विकल्प है उद्देशिका मूल अधिकार, बी उद्देशिका राज्य और नीति निर्देशक तत्व, है ना, सी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। याद कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी उद्देशिका और क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके सामने है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, याद कीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही क्या है? संविधान सभा की बात की गई, लेकिन जब तक संविधान सभा काम कर रही थी तब तक के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन होगा नहीं, जिसमें हर एक दल के मेंबर क्या होंगे? मौजूद होंगे। और याद कीजिए, इसमें कुल 14 मेंबर प्रस्तावित थे, या आप कभी कभी पढ़ते होंगे तो 13 नंबर की बात होती होगी, है ना। ये एक मिनट, सॉरी। तो हमारे सामने क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके सामने विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 27। तो याद कीजिए, अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी कब? अगस्त 1946 में। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, बाद में मुस्लिम लीग शामिल होता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपको कहते हैं वो क्या कहता है? एक मिनट। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इस विकल्प के आधार पर अगर हम आंसर को देखें, यानी जो आपके सामने विकल्प दिया हुआ है, स्वराज पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में, तब यहाँ पे सटीक आंसर बनता है क्या? स्वराज पार्टी, है ना। इसमें आंसर बनता है स्वराज पार्टी। कहा जाता है 1934 में संविधान सभा के निर्माण की इसने मांग रखी थी, और जब बाद में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। यानी आपका आंसर क्या होगा? 1934 स्वराज पार्टी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? ये बड़ा ही भेग मतलब की क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? आपके सामने पश्चिम बंगाल भी है, आपका बंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत और पंजाब आपके सामने विकल्प है। ये देख के तो लगता है कि आंसर पश्चिम बंगाल होना चाहिए, क्योंकि पहली बार मुस्लिम लीग की सहायता से अम्बेडकर पश्चिम बंगाल यानी वहीं से चुने गए थे, नहीं खासकर बांग्लादेश का जो एरिया था, है ना। हाँ, तो मतलब बंगाल से चुने गए थे, ये तो आप पढ़े होंगे। लेकिन फिर जब विभाजन हुआ तो फिर हम देखते क्या है कि जहाँ से वो चुने गए थे वो एरिया चला गया कहाँ? पाकिस्तान क्षेत्र में। वो संविधान सभा के तो मेंबर हो नहीं सकते थे, तो पुनः बंबई से वो क्या हुआ कि भाई चुने गए और संविधान सभा के मेंबर बने। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बंबई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ है, ये जो है अंतरिम है, याद रखिएगा। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। सभापति तो जो हुआ करते थे वो कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ करते थे, तो उपसभापति कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्वेश्चन जो है बिहार से है, बिहार के करंट से क्वेश्चन आपका बन रहा है ना। 31st क्वेश्चन,
और आपके सामने क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? अभी वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो कौन बनाए गए? ये 1987 बैच के आईएएस के टॉपर हैं, कौन? अमित सुबहानी। यही अभी बिहार की क्या है, सचिव बनाए गए, मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर 2021 में किस नाम से चलाए जा रहे अभियान पर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पर निकले? ठीक है, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा पर निकले हैं। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने करंट में पढ़ा होगा, काफी ज्वलंत मुद्दा रहा था। ठीक है, 32। ये अभियान क्या कहलाता है? ये अभियान कहलाता है विकास अभियान नहीं, ये एक अभियान कहलाता है समाज सुधार अभियान, है ना। ये पहले अगर कहा जाए तो शुरुआती दौर में इसका नाम दिया गया था समाज सुधार यात्रा। ठीक है, इसका नाम दिया गया था समाज सुधार यात्रा, और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बाद में इसका नाम बदल कर किया गया समाज सुधार अभियान, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अभियान चलाया गया था समाज सुधार के लिए, विशेष रूप से पूर्ण नशाबंदी, दूसरा दहेज उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, यही तमाम मुद्दा था जिस मुद्दे पे ये यात्रा प्रारंभ की गई थी, और इस यात्रा की शुरुआत हुई थी मोतिहारी से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश का 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाला जिला माना गया है? पांच सर्वश्रेष्ठ सुधार वाला जिला माना गया है। चलिए, 1, 2, 3 और 4 आपके सामने विकल्प है, 1, 2, 3 एंड 4। पूछ रहा है नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 के अनुसार बिहार के कितने जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश का 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाला जिला माना गया? ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? 4। ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन है? ये 4 डिस्ट्रिक्ट है आपका मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, आपका बांका, और कौन? शेखपुरा। ठीक है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कौन? बांका, शेखपुरा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। आपके सामने विकल्प है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 34। ये योजना 1917 से चलाई जा रही है। ठीक है, अभी तक अबाउट 36 लाख लोग डिजिटल स्तर पे साक्षर हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रथम स्थान बिहार में प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? आपके सामने विकल्प है ए, मधुबनी। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके सामने है वो पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार लोक शिकायत निवारण मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? लोक शिकायत के मामले में हाल ही में प्रथम स्थान हासिल किया गया, बक्सर, सुपौल और वैशाली। आंसर हो जाएगा आपका क्या? सुपौल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है? बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? हरियाली बढ़ाने के मामले में किस जिले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया? इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को स्कोर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपका गया भी है, मुंगेर भी है, सहरसा भी है, सुपौल भी है, ठीक है, बक्सर भी है। ये लगातार 5 डिस्ट्रिक्ट है जिनको बेहतर रैंकिंग मिला है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग जो है कौन है? ये आपका गया है, जिसको रैंकिंग दिया गया क्या? 53.50, जो इसका स्कोर है गया का।
53.50। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस मशहूर डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? यह मौका बिहार को कई बार मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें से डॉक्टर एपी शुक्ला, डॉक्टर कल्याण हजारी, रामजन्म सिंह, डॉक्टर सहजानंद, आपके सामने आंसर है क्या? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी सह विधायक ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? ये विधायक भी है और क्या खिलाड़ी भी है। आपके सामने विकल्प ए देशी सिंह, बी श्रेयसी सिंह, सी प्रतिमा कुमारी और डी शालिनी मिश्रा। आपका आंसर क्या होगा? बी श्रेयसी सिंह। क्या जमुई से बीजेपी की विधायक भी है और इन्होंने ही स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्वच्छता अभियान से है और आपके सामने बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा किस शहर को मिला है? फर्स्ट कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसको मिला है? ये स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग के हिसाब से आपका ये मतलब कि नाम दिया गया है। ए सुपौल, बी राजगीर, सी सहरसा और डी क्या? दरभंगा। इसमें जो रैंकिंग है वो किसका है? किस शहर को कचरा मुक्त शहर का दर्जा किस शहर को मिला है? पहला दे दीजिएगा ए सुपौल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकतम कितने रुपए के प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है? ठीक है, याद रखिएगा कि तत्संबंधित उपकरण खरीदने के लिए या तो 50% या 3 लाख की राशि देने का मतलब कि प्रावधान है परिवहन विभाग के द्वारा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे विकल्प के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? सी 3 लाख। अगला देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों का क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन है सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है। इसे मिलाकर अब बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? ठीक है, सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है, इसे मिलाकर अब बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15 नहीं, 17 नहीं, सी 19। ठीक है, आपका 19 हो जाएगा। अब राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी? 19। अगर पूछता है नगर परिषद की संख्या तो नगर परिषद की संख्या कितनी है? नगर परिषद की संख्या है 189। और अगर पूछता है नगर पंचायत की संख्या तो नगर पंचायत की संख्या है 154। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं बता गया? शायद गलत बता गया, सॉरी। एक सेकेंड, इसको मैं सुधारता हूँ। ठीक है, अब याद रहेगा। यानी नगर निगम 19, नगर परिषद कितना? 89 और आपका जो लास्ट में जो आपने लिखा है वो क्या है? नगर पंचायत कितना? 154। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है राज्य के सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए कुल कितने खर्च किए जाएंगे? राज्य के सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए कुल कितने खर्च किए जाएंगे? कुल कितने राशि का आवंटन हुआ है? मालूम है इसमें 88% टाटा टेक्नोलॉजी देगी और 12% की जो राशि है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। और वो जो राशि है वो क्या है? आंसर आपका है ए 4607 करोड़ रुपीज। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो क्वेश्चन है आपका वो है क्या? पुस्तक कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन हैं? राजकमल झा, अमिताभ कुमार, सिद्धार्थ चौधरी, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप। प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष हैं। ठीक है, और उन्हीं की ये रचना है जिसका विमोचन किया था शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44।
पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन हैं? ये गौरैया बचाओ अभियान के लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है ये पुस्तक, है ना? तो ये इसके राइटर कौन हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 44 आपका ताबिश कुमार, नहीं सॉरी सी संजय कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। यानी क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में जो आपका क्वेश्चन है वो है कि पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस का निधन हाल ही में हो गया है। वे किस पार्टी से बिहार के झंझारपुर से संसद चुने गए थे? याद रखिएगा, ये कहाँ से झंझारपुर से सांसद चुने जाते थे? कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस से, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक? 1984 टू 89, 1984 टू 89 ये इनका कार्यकाल है। ये कांग्रेस के सांसद के रूप में रहे, कंबोडिया में, लाओस में। ये भारत के राजदूत भी रहे हैं। ठीक है, ये भागलपुर के मूल रूप से निवासी हैं। तो यही आपका आज का आंसर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम लोग कल कुछ और देखते हैं। थैंक यू।